हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के बारे में, जो आपके दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और पढ़िएगा ज़रूर इस टॉपिक को और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ आए कि क्या है ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, जिस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आरसी एक्ट 1992 से। सो रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 क्या है? इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया। इट मीन्स कि इसको लेजिस्लेशन इन द सेंस कि लॉ के थ्रू पास किया हुआ है कि अगर इसको कोई अपोज करेगा या फिर आप बोल सकते हो कि इसके खिलाफ जो जाएगा या फिर इसके खिलाफ जो एक्टिविटीज करेगा उसको पनिशमेंट मिल सकती है ना। उसके लिए उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी दर्ज कर सकते हैं। सो इट aims to regulate and standardize the training of rehabilitation professionals। जो rehabilitation professionals होते हैं, मतलब जो इसके अंडर में आते हैं, जो काम करते हैं इस एक्ट में या फिर इस काउंसिल में, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको क्या करती है, उनको रेगुलेट करना और उनको स्टैंडर्डाइज करना। मतलब उनके लिए जो 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 चीज़ें हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं कि क्या चीज़ें करनी है, कौन प्रोफेशनल्स हैं, है ना, और कैसे होगा ये सब। तो एंड पर्सनल वर्किंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनकी देखभाल जो कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट में। तो उनके लिए रेगुलेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके चलती है ना, कौन? आरसीआई। सो इट एस्टेब्लिश द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट मीन्स कि इसके लिए लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ओके, टू मेंटेन प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन स्पेशल एजुकेशन। तो ये दो एस्पेक्ट में काम करती है। रिहैबिलिटेशन में, दैट इज पुनर्वास में, कि जो भी बच्चा जिसको भी नीड है किसकी अर्ली इंटरवेंशन की या फिर आप बोल सकते हो केयर की, तो वो इनमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाके हेल्प मांग सकता है या फिर उसको हेल्प मिलेगी पूरी। और स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, तो ओके, तो ये दो फील्ड में ही काम करती है, रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, जो बच्चे डिसेबिलिटीज से प्रभावित हैं उन सबको। ओके, सो उसके बाद है बैकग्राउंड एंड पर्पस। तो कब आया ये, कब बना एक्ट, कैसे बना? तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वो सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986। तो इससे पहले डिसेबल्ड बच्चों के लिए कोई भी एक ऐसा एक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में आई 1986 में। उसके बाद सितंबर 1992 में इसको क्या क्या इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा इसे आप बोल सकते हो परमिशन मिली दोनों हाउसेज के जरिए, है ना, जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उन दोनों के जरिए, क्या, उन दोनों के जरिए उनको परमिशन मिली। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गए, फिर उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 22 जून 1993 में। अगर पूछा जाए कि स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी, तो 1993 में बनी थी। वैसे अगर इस एक्ट की बात करें कब आया था, तो 1992 में आया था। ओके, सो एक्ट वॉज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। तो इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आए 1995, दैट इज ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट को देखते हुए इसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। चेंजेस आए, अमेंडेड हुआ, है ना, टू इन 2000 टू मेक इट मोर ब्रॉड बेस्ड। इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड बना दिया, इसका जो एरा है या फिर आप बोल सकते हो एरिया है या स्कोप है, उसको और भी ब्रॉड कर दिया गया इसको पीडब्ल्यूडी 1995 को देखते हुए। ओके, सो उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आरसीआई एक्ट के, कि क्यों काम करता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो सबसे पहले रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज। जस्ट अ मिनट, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है सर्विसेज को टू गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, पुनर्वास सेंटर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, है ना, उनको रेगुलेट करता है कि वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है, उनके लिए लॉ पास करता है या फिर उनके लिए कुछ मैंडेटरी रूल्स बनाता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है इन रिहैबिलिटेशन सेंटर। ओके, फिर उसके बाद टू स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो काम करते हैं इनके लिए, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स हो गए, है ना, या साइकाइट्रिस्ट हो गए या फिर साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो वो सारे क्या हो गए, वो सारे उनके लिए क्या दिया गया, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग दी गई है। किसको? स्टैंडर्डाइज कर दी गई है ट्रेनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की, कि आपको ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू दिस आरसीआई एक्ट। टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल। तो CRR, दैट इज CRR बनाना ज़रूरी है। इट मीन्स कि एक CRR क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जो भी पर्सनल्स हैं जो काम कर सकते हैं आरसीआई में, है ना, उनके नाम, उनको आपने कैटेगराइज किया हुआ है कि ये पर्सन काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसे स्पेशल एडुकेटर्स हो गए या साइकाइट्रिस्ट हो गए, है ना,
या फिर स्पीच इम्पेयरमेंट के लिए कोई इंसान हो गया, कोई प्रोफेशनल हो गया, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये CRR में मेंटेन करे जाते हैं, मतलब इसको मेंटेन करा जाता है जो प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन स्पेशल एजुकेशन, और प्रमोट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च एरियाज को भी देखना कि इस पे किसी टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है तो उसको भी प्रमोट करना रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। ओके, ये RCI एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। सो आफ्टर दैट इज द की फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो सबसे पहला एक्रेडिशन। तो ये क्या देता है, एक्रेडिशन देता है, जैसे NAAC हमारी बॉडी है ना, नैक जो हमें क्या कहते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं उनको क्या देती है, एक्रेडिट देती है, मतलब क्रेडिट्स देती है या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट्स देती है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन से कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, कौन से में नहीं दी जाती। तो एक तरह से ग्रेडिंग दी जाती है, जैसे A+ हो गया, A हो गया, B+ हो गया, B हो गया, तो ऐसे ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये RCI किसको ग्रेड करती है, RCI ग्रेड करती है जो स्पेशल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्रेड करती है, ताकि ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, जो रेगुलेशन है वो फॉलो हो रही है। आफ्टर दैट इज सेटिंग स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मतलब RCI का काम क्या है कि स्टैंडर्ड्स को सेट करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चों का, तो वो सारी चीज़ें सेट करती है कौन, RCI। फिर है सर्टिफिकेशन, तो ये सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं जो RCI के अंडर इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जो अपनी आप बोल सकते हो कि उसमें अपनी जो डिग्री है या फिर अपना जो भी उनका एरिया है उसको कंप्लीट करते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है कौन, RCI। रेगुलेशंस भी हैं, रेगुलेशन इन द सेंस की कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, आप बोल सकते हो एथिक्स या कंडक्ट्स की, जो उन्हें फॉलो करने होते हैं एज अ RCI मेंबर और एज अ स्पेशल एजुकेटर ना, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कोड्स ऑफ एथिक्स है वो फॉलो करनी होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, मतलब जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो रिसर्चर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन या फिर बोल सकते हो रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड रिसर्च है, उनको प्रमोट करती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट इज एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, तो ये एडवोकेसी या फिर आप बोल सकते हो कि ये जवाबदेही होती है या फिर बोल सकते हो कि ये अवेयरनेस फैलाती है किसके लिए, ताकि राइट्स के प्रति जागरूक रहें जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या फिर आप बोल सकते हो जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जिनको जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। ओके, उनकी उनकी नीड्स, उनकी राइट्स को उजागर करती है, अवेयरनेस फैलाती है कि क्या क्या राइट्स हैं उनके, उनको भी पढ़ना चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन है, वो सारी चीज़ें। कोलैबोरेशन, तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर आप बोल सकते हो NGOs हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके चलती है कि जिसको जैसी ज़रूरत है वो यहाँ पे काम कर सकता है ना, अगर उसके पास सर्टिफिकेशन है किसके, सर्टिफिकेशन ऑफ RCI है ना, RCI का। सो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया। तो कैसे एस्टेब्लिश होती है, तो एक्ट एस्टेब्लिश द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। सो RCI में जो लोग होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इसके अंदर वर्क करते हैं, वो कौन है, सबसे पहला तो चेयरपर्सन दैट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जैसे हमारी BJP सरकार है अभी इंडिया में, तो उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा चेयरपर्सन इसका। फिर मेंबर्स होंगे अलग अलग, तो डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होंगे अलग अलग, डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स देखे जाएंगे। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा, जैसे एम्स हो गया या फिर NIMHANS। ओके, फिर है NGOs होंगे या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और प्रोफेशनल्स फ्रॉम द फील्ड की, जो भी अपनी फील्ड से प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं या फिर किसी भी साइकाइट्रिस्ट है, किसी भी एक एरिया को लेके है ना, वो सारी चीज़ें, वो सारे क्या होंगे इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ RCI, मतलब ये सारे मिलके ही क्या बना पाएगी, एक RCI बॉडी है ना, जो RCI है उसको एस्टेब्लिश कर पाई। ओके, तो इसमें ये सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो काम करते हैं मिलकर के, फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस एंड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ देम। ओके, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी काम करते हैं। आफ्टर दैट इज अ CRR। अभी हमने देखा था कि CRR भी मेंटेन करना क्या होता है, RCI का काम होता है कि वो सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो इससे रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके, सो दिस इज मैंडेटरी रजिस्ट्री फॉर ऑफ ऑल क्वालिफाइड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो काम करेंगे इसके अंडर में, उनको इससे क्वालिफाई होना ज़रूरी है, मतलब उसके अंडर में नाम होना चाहिए, किसके अंडर में, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर के अंडर में उनका नाम होना चाहिए। सो कौन कौन है ऐसे जो RCI कर सकता है, मतलब जो
प्रोफेशनल्स हैं, कौन कौन है जो आरसीआई के अंडर में आ सकते हैं. सो ओनली दोज रजिस्टर्ड विद आरसीआई आर लीगली अलाउड टू प्रैक्टिस इन इंडिया. ओके, जो रजिस्टर्ड है, जो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है आरसीआई के अंडर में, वही कर सकते हैं. क्या वही कर सकते हैं? वही आ सकता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में, या फिर स्पेशल एजुकेटर्स मिल सकते हैं. तो क्या क्या अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं? ऑडियोलॉजिस्ट होगा, स्पीच थेरेपिस्ट होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर स्पेशल एजुकेटर, रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो किसके अंडर में आते हैं? सीआरआर के अंडर में. ओके, तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो सीआरआर के अंडर में होते हैं, जिसको प्रूव्ड होना पड़ता है या फिर लीगली रजिस्टर्ड होना पड़ता है आरसीआई के अंडर में. सो आफ्टर दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या क्या लग सकती हैं अगर आप नहीं हो रजिस्टर्ड अंडर द आरसीआई, है ना. आरसीआई के अंडर में आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आप ऐसे प्रोफेशनल बने हुए जो अलग ऐसी इंस्टीट्यूशन से करके आए हो अपना कोर्स की जो आरसीआई के अंडर में नहीं आता है. सो उसके लिए कुछ पेनल्टीज हैं. सो एनी पर्सन हु प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन इज पनिशेबल बाय, जो रजिस्ट्रेशन के बिना करता है काम, है ना, प्रैक्टिस करता है अपनी प्रोफेशनलिज्म, सो उसको जेल भी हो सकती है 1 साल तक की, या फिर फाइन अप टू 1000 और बोथ. अगर ज़्यादा ही बड़ा, मतलब ज़्यादा ही गहरा कोई केस है, तो उसके लिए दोनों चीज़ें हो सकती है, 1000 का फाइन और इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल भी हो सकती है. सो इंस्टीट्यूशन रनिंग अनरिकॉग्नाइज प्रोग्राम कैन ऑल्सो फेस पेनल्टीज. जो इंस्टीट्यूशन चला रही हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोग्राम्स, जो आरसीआई के अंडर में नहीं आता है, उनको भी पेनल्टीज लग सकती हैं. ओके, उनको भी पेनल्टीज लगती हैं. सो ये आफ्टर दैट इज अमेंडमेंट इन 2000, तो 2000 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, मतलब चेंजेस हुए थे. सो अमेंडमेंट मेड द एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इससे और भी ज़्यादा डिटेल में और भी ज़्यादा ब्रॉड एरिया हो गया किसका? आरसीआई का. सो क्या क्या चीज़ें एक्सपेंड हुई? सो एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल. तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर सकते हैं, जो रिहेबिलिटेशन के अंडर में आते हैं, उसकी डेफिनेशन एक्सपेंड हो गई, मतलब उसके अंडर में और भी ज़्यादा वर्कर्स आने लगे, और भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स आने लगे, है ना, एज कम्पेयर टू जो पहले 1992 में था. ओके, स्टार्ट हुआ था तब से. फिर है ब्रिंगिंग स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर इट्स स्कोप. तो स्पेशल एजुकेशन को भी साथ में ले आए और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी साथ में ले आए, है ना, अपने स्कोप में. ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग को भी. आफ्टर इट्स एम्पावरिंग आरसीआई टू रिकॉग्नाइज फॉरेन क्वालिफिकेशंस, कि आप क्या कर दिया गया कि एम्पावर कर दिया गया आरसीआई को कि वो फॉरेन क्वालिफिकेशंस को भी रिकॉग्नाइज करे. ओके, जो फॉरेन से क्वालिफिकेशंस करके आए हैं, जो अपना काम, जो जिन्होंने अपने सेक्टर या फिर आप बोल सकते हो जिन्होंने अपने एरिया में काम किया है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस ऐड कर दी गई. ओके, मतलब उसके लिए वो क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे उनकी. ओके, फिर स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जो चला आ रहा था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन चले आ रहे थे, उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया ना, एज कम्पेयर टू जो 1992 में आया था आरसीआई एक्ट. सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो. अगर और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज EASYPATH एजुकेशन. और जो भी आपको दिक्कत लगती है आप पूछ सकते हैं. आप इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे इजीली. ओके, सो ये थी वीडियो स्टूडेंट. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, पूछ लेना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे.